जिस तरह ये बात एक ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान में सेना ही सरकार चलाती है, उसी तरह ये बात भी दुनिया जानती है कि इस समय पाकिस्तान के सबसे ताकतवर व्यक्ति आसिम मुनीर हैं। सबसे ताकतवर हमने उन्हें कहा, सबसे पॉपुलर नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान की फौज के मुखिया, सीडीएफ भी बनने वाले हैं। 10 अक्टूबर 2018 को मुनीर की किस्मत ने करवट ली थी। उस रोज उनके दफ्तर पर एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा हुआ था कि आपको पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। मुनीर इससे पहले भी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल ही थे। आईएसआई के मुखिया के चुनाव के लिए उनके साथ 5 और लोगों का नाम प्रस्तावित था। कुछ तो उनसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस रखते थे, फिर भी नाम पर इनके ही मोहर लगी। पर इस नियुक्ति का मुनीर पूरी तरह फायदा नहीं उठा पाए। क्यों? 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे। उसी बरस अगस्त महीने में इमरान आर्मी के ही समर्थन से चुनाव जीतकर आए थे, इसीलिए उन्हें अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। आप याद कीजिए, आज जो भाषा इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के कार्यकर्ता बोलते हैं, उस बरस वही भाषा नून लीग और पीपीपी वाले बोलते थे कि इलेक्शन तो जी रिग्ड है। इमरान ने धांधली की है, सेना ने ऐसा करवाया है। खैर, समय समय की बात है। इमरान जब प्रधानमंत्री बने तो शुरुआत में उनके आर्मी से ताल्लुक बढ़िया थे। यहाँ तक कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ भी शुरुआत में उनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी। लेकिन आर्मी में एक बड़ा अफसर ऐसा भी था जो इमरान को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और वो अफसर ही थे आसिम मुनीर। अब जब वो आईएसआई के मुखिया बनकर आए तो उन्होंने इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ जांच शुरू की। कुछ दिन बाद पीएम आवास पर एक रिपोर्ट भेजी गई जिसमें लिखा था कि आसिया बीबी करप्शन कर रही हैं। उनका नाम तो शाखाना से भी जोड़ा गया। ये रिपोर्ट पढ़कर इमरान खान आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि ये मेरे घर का मामला है, इल्ज़ाम झूठे हैं, आसिम मुनीर जानबूझकर मुझे टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने अब रेड लाइन क्रॉस की है और नतीजा ये हुआ कि महज 8 महीने में मुनीर को आईएसआई के पद से, मुखिया का जो डीजी का पद रहा उनके पास, आईएसआई में निकाल दिया गया। फिर इमरान अपने खास आदमी फैज हमीद को लेकर आए, उनके साथ मिलकर काम शुरू किया। मुनीर को हटाना इमरान के लिए इतना भारी पड़ने वाला था, शायद वो खुद नहीं जानते थे, क्योंकि इस घटना से आर्मी के बड़े अफसरों में एक संदेश चला गया कि इमरान अपनी हद से आगे निकल रहे हैं। इमरान ने लाइन क्रॉस कर दी कि फौज से किसी को हटाना है तो आपने कैसे हटाया, हम हटाएंगे। वहीं से इमरान का डाउनफॉल शुरू होता है। अक्टूबर 2021 में बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को डीजी आईएसआई की कुर्सी से हटाकर पेशावर में कोर कमांडर बना दिया, जबकि इमरान इसका विरोध कर रहे थे, करते रह गए। 2022 में इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उनकी सरकार गिर भी गई। मई 2023 में उन्हें दर्जनों केसेस में दोषी बताकर जेल में डाला गया। रावलपिंडी की अदलिया जेल में वो फिलहाल बंद बताए जाते हैं। पिछले हफ्ते अफगानिस्तान के एक ट्विटर हैंडल से जब ये बात लिखी गई कि इमरान की जेल में मौत हो गई है, तब से पीटीआई समर्थकों ने हंगामा मचा रखा है। पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। खैबर पख्तूनवा के चीफ मिनिस्टर, जो इमरान की पीटीआई के इकलौते सीएम हैं, वो अदलिया जेल के सामने बैठे हुए हैं। इमरान के जिंदा होने का सबूत मांग रहे हैं वो। इमरान की बहन नौरीन नियाजी भारतीय टेलीविजन पर मुनीर को धमका रही हैं कि इमरान को कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा। अब मुनीर के लिए इससे अच्छा क्या होगा? वो करोड़ों रुपए देकर शायद इस तरह का पब्लिसिटी स्टंट नहीं कर सकते कि भारतीय मीडिया में जाकर कोई उनके खिलाफ बयान दे। इससे मुनीर ही पाकिस्तान में हीरो बनेंगे। अब सीन यह है कि अदलिया जेल की तरफ से बयान तो आया है कि इमरान खान जिंदा हैं, स्वस्थ भी हैं, उन्हें किसी दूसरी जेल या अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया गया है। लेकिन इमरान के परिवार, वकील और उनके समर्थक जेल प्रशासन की बात से मुतमईन हो नहीं रहे हैं। इन प्रोटेस्ट ने इतना बड़ा रूप ले लिया है कि आज पाकिस्तान की फौज तक पहुंच रही है। इसलिए सेना भी अपने तरीके से स्थिति को हैंडल करने की कोशिश में वो कह रही है कि खैबर पख्तूनवा, जहां इमरान की पार्टी की इकलौती सरकार चल रही है, वहां गवर्नर रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका सीएम तो अदलिया जेल के सामने बैठा है, उसे अपने सूबे से कोई मतलब नहीं, वहां आतंकी हमले हो रहे हैं और वो यहाँ इमरान के नशे में मस्त है। फौज की भाषा है। इसलिए आज के शो में समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुनीर किस तरह इमरान की फील्डिंग सेट करने में लगे हैं जबकि वो जेल में हैं, और क्या वो इसमें कामयाब हो भी सकते हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, केपीके बोलते हैं वहाँ।
है ना, जहाँ से इमरान आते भी हैं। यहाँ नेशनल असेंबली के साथ साथ इन प्रांतों के भी चुनाव हो जाते हैं ना, वन नेशन वन इलेक्शन। जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट है, संसद है, उधर नेशनल असेंबली है। आखिरी चुनाव फरवरी 2024 में हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज यानी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी ने गठबंधन कर लिया और अपनी सरकार बनाई। पीपीपी की तरफ से आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बन गए और नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, है ना। नवाज शरीफ के आप भाई हैं। पूरी दुनिया जानती है कि ये चुनाव रिग्ड थे, इसमें धांधली हुई, ये भी फिक्स है। अगर फेयर इलेक्शन हो जाते तो इमरान की पार्टी का बहुमत आता, ऐसा पाकिस्तान में बैठे लोग बोलते हैं। लेकिन चुनाव से पहले क्या नहीं हुआ, इमरान खान की पार्टी पीटीआई का चुनाव सिंबल बल्ला तक छीन लिया गया। फिर भी इमरान की पार्टी एक सूबे में सरकार बनाने में सक्सेसफुल हो गई और वही केपी के था। यहां इमरान ने अपने सबसे करीबी आदमी अली अमीन गंडापुर को सीएम की जिम्मेदारी दी। इमरान जेल के अंदर, लेकिन उनका सिपह सलार बाहर से मोर्चा संभालने लगा। बाकायदा इमरान की तरफ से गंडापुर को इंस्ट्रक्शन जाते, कुछ बड़े फैसले लेने होते तो गंडापुर खुद इमरान से मिलने रावलपिंडी आते थे, है ना, जेल में। लेकिन फिर धीरे धीरे स्थिति बदली। 2025 में दो बड़ी घटनाओं ने इस पॉलिटिकल सिनेरियो को पूरी तरह बदला। पहला तो ये कि केपीके में आतंकवादी हमले पड़ रहे थे। ट्राइबल एरियाज जो हैं केपीके के, वो कभी भी पाकिस्तान के पूरे कंट्रोल में रहे नहीं, अब बढ़ रहा है वहां पे केओस। टीटीपी के हमलों में सबसे ज्यादा यहीं पर लोग मारे गए। 2025 में इस संख्या में और उछाल आ गया। समय की ये मांग थी कि केपीके की सरकार इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करे, लेकिन गंडापुर को इमरान कंट्रोल कर रहे थे। जानकार कहते हैं कि जब सूबे में हमले ज्यादा बढ़ गए तो गंडापुर को आर्मी ने ऑफर दिया कि अब मिलकर काम करने का वक्त आ गया है, आप वो पुरानी दुश्मनी भूलिए। इस तरह गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा करीब जाने लगे। दूसरी घटना ऑपरेशन सिंदूर है। पाकिस्तान ने इसके बदले में ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस लॉन्च किया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान में सेना की छवि को बहुत हद तक फिर सुधार दिया। जो डैमेज इमरान के मूवमेंट ने किया था, उसको रिडीम करने में बुनियादुल मरसूस का बड़ा हाथ है। मुनीर का भी रुतबा बढ़ गया फ्री में, और गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट के और करीब चले गए, क्योंकि अब फौज फिर से ताकतवर हो जा रही है। इस दौरान भी पीटीआई के नेता सेना का विरोध करते रहे। इससे इमरान की छवि पर एक और डेंट लग गया। गंडापुर के इस रवैये की वजह से इमरान ने उन्हें सीएम पद से हटाया और अक्टूबर 2025 में ही सुहेल अफरीदी को नया सीएम बनाया गया। अक्टूबर से लेकर अब दिसंबर आ गया, लेकिन सुहेल अफरीदी की पूरी राजनीति इमरान के इर्द गिर्द ही घूम रही है। सूबे की सुरक्षा के लिए एक भी बड़ी मीटिंग सुहेल ने की नहीं है अभी तक। सारी विजिबिलिटी इमरान के मुद्दे पर ही उनकी दिख रही है। इस समय भी वो अदलिया जेल के सामने हैं। इसलिए अब इस्टेब्लिशमेंट मतलब फौज, आप पढ़िए, है ना, पाकिस्तान के संदर्भ में इस्टेब्लिशमेंट फौज है, उन्हें हटाने की तैयारी कर रही है। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ने कहा है कि केपीके में सिक्योरिटी और गवर्नेंस दुरुस्त करने के लिए हम गवर्नर रूल लगाने की तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन टाइप्स। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम शुरुआती 2 महीने तक ही ये कानून लगाएंगे, पर ज़रूरत पड़ी तो इसे एक्सटेंड भी किया जाएगा, यानी बिना अनाउंस किए यूटी टाइप हो जाएगा। पीटीआई कह रही है कि ऐसा हुआ तो हम हंगामा करेंगे, ये मार्शल लॉ होगा, तानाशाही होगी, ऐसा करना देश के खिलाफ होगा, असंवैधानिक होगा। इन आरोपों के जवाब में कानून मंत्री आजम नज़ीर तरार ने नेशनल असेंबली में संविधान की किताब खोल दी। कहने लगे कि ये देखो, अनुच्छेद 232 में इसकी इजाज़त तो दी गई है, तो कैसे संविधान के खिलाफ हुआ। दोनों तरफ से तनातनी की स्थिति है। न जेल प्रशासन इमरान खान से किसी को मिलने देता है और न ही पीटीआई के कार्यकर्ता जेल के आगे से हट रहे हैं। पता नहीं स्थिति कब नॉर्मल होगी। इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान को जेल से बाहर निकालने का रिस्क लेना नहीं चाहता। हमने पहले भी कहा था कि आसिम मुनीर सबसे ताकतवर हैं, सबसे पॉपुलर नहीं हैं। अच्छी तरह से जानते हैं कि इमरान उनके लिए सिर्फ ट्रबल क्रिएट करेंगे। इसलिए इमरान खान को दिसंबर 2024 में एक डील दी गई थी, जिसमें उनके विदेश जाने का सेफ पैसेज उनको अश्योर किया गया था। शर्त ये थी कि पाकिस्तान वापस नहीं आना है और पॉलिटिक्स से दूर रहना है। इस बरस की शुरुआत में इमरान ने खुद इस डील के बारे में दुनिया को बताया और कहा कि मैंने डील मानने से इनकार किया, मैं यहीं जीऊंगा, यहीं मरूंगा। इस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी नाराजगी इमरान से उनकी तालिबान पॉलिसी की वजह से भी है। यहाँ सिर्फ अफगान तालिबान की बात नहीं हो रही। अफगान तालिबान के तो इमरान बड़े समर्थक हैं, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, जिससे पाकिस्तान बहुत परेशान है, इसके मसले को भी इमरान ने बिगाड़ा, ऐसा पाकिस्तान की फौज मानती है। दिसंबर 2021 में इमरान ने उनके साथ सीज़फायर डील साइन की, उनके 12 लड़ाकों को छोड़ा, जबकि फौज इस डील के लिए राजी नहीं थी। फिर क्या हुआ, टीटीपी ने आगे जाकर सीज़फायर तोड़ ही दिया और फिर जिस तरह के हमले हुए वो आज तक नहीं हुए हैं। पाकिस्तान की फौज को लगता है कि इमरान ने जिन लोगों को रिलीज किया, उसने एम्बोल्डन कर दिया टीटीपी को कि हम अपनी बात मनवा सकते हैं। टीटीपी के लड़ाकों को आज
अफगान तालिबान ही अपने यहाँ शरण दे रहा है और इस वजह से पिछले 1 महीने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई भी चल रही है। फौज को लग रहा है कि इमरान ट्राइबल लॉयल्टी निभा रहे हैं टीटीपी और अफगान तालिबान के साथ। इमरान का चहेता अफगान तालिबान अभी तो खामोश है, उनकी रिहाई के लिए किसी ने वहां से कुछ कहा नहीं है। तालिबान के नेता कुछ इमरान के मसले पर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन ये जो ट्राइबल लॉयल्टी वाली बात है ये वहां के फौज के दिमाग में है। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ तालिबान ही चुप है, कोई भी बड़ा मुल्क इमरान की रिहाई के लिए आवाज नहीं उठाता। नो वन। इमरान खान ने अपनी राजनीति ही एंटी वेस्ट नेता के तौर पर बनाई थी, उम्र भर अमेरिका को गाली देते रहे। जब 2022 में उनकी सरकार गिराई गई तब भी इसे अमेरिका की साजिश करार दिया गया। फिर तेल खरीदने वो रूस गए, इससे अमेरिका का डीप स्टेट इमरान के खिलाफ हुआ और 2024 में जब अमेरिका में चुनाव हुए तब पीटीआई ने खूब लॉबिंग की। ट्रंप तक ये बात पहुंचाने की खूब कोशिश की गई, लेकिन ये लॉबिंग सफल नहीं रही। आज मुनीर और शाहबाज ट्रंप के दोस्त बन ही गए। भारत पर आइए, अब इसको कंपेयर कीजिए आप एक दूसरे एग्जाम्पल से। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की तबीयत बिगड़ने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, अपनी तरफ से शुभकामनाएं भेजी कि आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो। खालिदा जिया से बहुत अच्छे संबंध इंडिया के नहीं थे, लेकिन एक कर्टसी नाम की चीज़ होती है जो यहाँ से दिखाई गई। लेकिन इमरान खान की एंटी इंडिया पॉलिसी की वजह से यहाँ से इस तरह की मांग उठना बहुत मुश्किल है। 2019 में जब कश्मीर से स्पेशल स्टेटस छीना गया था तो इन्हीं इमरान खान ने भारत के साथ व्यापार ख़त्म किया था, भारत के खिलाफ कई बयान दिए थे, इसलिए भारत से भी उनके लिए समर्थन आना लगभग नामुमकिन है। फिर एक आरोप ये भी लगते हैं कि इमरान खान ने पंजाबी भाषा में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस MBS को अपमानजनक शब्द कह दिए थे। ये बात MBS तक पहुंच गई थी, दुभाषी वहाँ भी हैं, इसलिए उनके MBS से संबंध नहीं बन पाए। फिर इमरान खान के मुस्लिम देशों में अच्छे दोस्त रहे हैं, जैसे अर्दवान या अनवर इब्राहिम, इन्होंने भी पाकिस्तान के साथ डील करना चुना है, इसलिए वो इमरान की रिहाई की मांग उठा नहीं रहे। ये देश मांग कर भी दें तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। वैसे हाँ, ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसके पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रहे हैं और पीटीआई के बड़े समर्थक ब्रिटेन में रहते भी हैं। वहाँ की संसद में अक्टूबर महीने में कुछ सांसदों ने बात जरूर उठाई, लेकिन बात प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँच पाई। ब्रिटेन इन दिनों अपनी घरेलू राजनीति में ज़्यादा मशरूफ है, वहाँ से टाइम मिलता है तो वो यूक्रेन वॉर में अपना समय खपाते हैं, इसलिए इमरान खान की रिहाई का ऐसा कोई रास्ता साफ अभी दिख नहीं रहा। इमरान के समर्थकों को भी समझना चाहिए कि इमरान का पॉलिटिकल करियर अभी कुछ सालों तक तो नहीं नज़र आ रहा है, जब तक कोई चमत्कार ना हो जाए। 73 वर्ष की उम्र है, अगर सेना उन्हें जेल से बाहर कर भी देती है और वो चुनाव लड़ भी लेते हैं तो क्या गारंटी है कि वो चुनाव जीतेंगे? जैसे 2024 वाले चुनाव में धांधली हुई फिर से हो सकती है। पीटीआई के समर्थक 2 वर्षों से इमरान की रिहाई के लिए जी जान लगा रहे हैं। उन्हें सवाल पूछना चाहिए कि उनका अल्टीमेट गोल क्या है। क्या वो पाकिस्तान के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं? क्या वो अपनी पार्टी पीटीआई को बचाना चाहते हैं या अपने लीडर इमरान खान को बचाना चाहते हैं? अगर इमरान को बचाना लोकतंत्र या पार्टी को बचाना समझा जा रहा है तो सभी समर्थक बड़े मुगालते में नजर आते हैं, क्योंकि ये फिलहाल दूर की कौड़ी ही समझ आता है। इसी नोट पर राजदूत की ये केस भी हम कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद ने लिखा और अयान ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।